The United States has said that it was not involved in the killing of Russia's chemical weapons. Extremely fast, Russia has accused US and other Ukrainian allies of being accomplices. नाजरीन, वही हुआ जिसका डर था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार संभालने से पहले ये कहा जा रहा था कि ट्रंप कभी नहीं चाहेंगे यूक्रेन में जंग तवील हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने भी अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट के सामने हथियार डाल दिए हैं। ट्रंप की आशीर्वाद से अमेरिकी CIA मुतहरक हो गई। उसने यूक्रेन को शह देना शुरू कर दी है, जिसके बाद यूक्रेनी इंटेलिजेंस का हौसला इतना बढ़ चुका है कि उसने रूस के कल्ब मास्को में घुसकर कार्रवाइयां करना शुरू कर दी हैं। यूक्रेनी इंटेलिजेंस ने रूस के टॉप जनरल को उड़ा दिया है। रूस का मारा जाने वाला जनरल कोई आम सोल्जर नहीं था, बल्कि रूस के कीमियाई हथियारों का इंचार्ज था। अब तक रूस की जानिब से यूक्रेन के महाज पर जो थोड़ी बहुत कामयाबी हासिल की गई है, वो उसी जनरल की बदौलत थी, और अब अमेरिकी मदद और सपोर्ट से यूक्रेन ने इस जनरल को ठिकाने लगाकर एक तरह से रूस की कमर तोड़ दी है। रूसी जनरल को मास्को में बिल्कुल फिल्मी अंदाज में टारगेट किया गया। ये रूस के दारुल हुकूमत मास्को में यूक्रेनी मिलिट्री इंटेलिजेंस की जानिब से पिछले एक हफ्ते के दौरान दूसरी बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले भी एक टॉप रूसी कमांडर को यूक्रेनी इंटेलिजेंस ने निशाना बनाया था। ऊपर तले होने वाले इन हमलों के बाद रशियन मीडिया की जानिब से व्लादिमीर पुतिन और उनकी इंतजामिया पर कड़ी तनकीद की जा रही है। ये सवाल उठाया जा रहा है कि रूसी खुफिया एजेंसियाँ आखिर कर क्या रही हैं? कैसे यूक्रेनी हुकाम मास्को में घुसकर आसानी से अपनी कार्रवाइयां अंजाम दे रहे हैं? रूसी हुकूमत, फौजी और इंटेलिजेंस में इख्तलाफात का भी चर्चा किया जा रहा है। रूसी मीडिया और तज्जियाकारों का कहना है फौज तवील जंग लड़कर थक चुकी है, लिहाजा अब वो बेजार हो चुकी है और जल्द अज जल्द इस महाज से वापसी चाहती है। यूक्रेन के हाथों कत्ल होने वाला रूसी जनरल कौन है और यूक्रेनी इंटेलिजेंस ने कैसे उन्हें निशाना बनाया, इस पर आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, इससे पहले एक और डेवलपमेंट शेयर करें कि 50 साल में पहली मरतबा इसराइली फौज ने शाम के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया। ईरान ने इसराइल को खबरदार किया है, अगर वो बाज नहीं आया तो फिर सियोनी रियासत सफ़ाई हस्ती से मिट जाएगी। दोस्तों, गासिब सियोनी रियासत ने शाम में अपनी जारहियत और गासमाना कब्जे का सिलसिला जारी रखा हुआ है। इसराइली फोर्सेस की जानिब से मुसलसल शाम पर बमबारी और पेशकदमी का सिलसिला जारी है। सियोनी फौज ने जनूबी शाम के इलाकों अल-यरमूक नदी के रास्ते और अल-वाहदा डैम पर कब्जा कर लिया है। सबसे हैरान कुन बात यह है कि इन दोनों मुकामात पर शामी नई इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म की कोई मुज़ाहमत नहीं की गई, बल्कि इन मुकामात पर शामी जंगजू या फौज मौजूद ही नहीं थी। शामी सरकारी मीडिया का दावा है कि इसराइली फौज ने बैतजेन के इलाके में भी घुसने की कोशिश की, लेकिन शामी जंगजुओं और फोर्सेस की मुज़ाहमत की वजह से इसराइली फौज इस इलाके से भाग खड़ी हुई और वहां कब्जा करने में नाकाम रही। अलबत्ता बैतजीन के इतराफ में अब भी इसराइली फौज मौजूद है। लगता है कि इसराइली फोर्सेस फ़ज़ाई मदद का इंतज़ार कर रही हैं कि जैसे ही जंगजुओं के ठिकानों पर इसराइली एयरफोर्स बमबारी करे, उसके बाद ज़मीनी दस्ते आगे बढ़कर इस इलाके पर कब्जा कर लें। दोस्तों, ये 1967 की अरब इसराइल जंग के बाद पहला मौका है कि शाम के किसी इलाके पर इसराइल ने कब्जा किया है, वरना बशार रजीम की मौजूदगी में कभी इसराइल ने गोलान की पहाड़ियों समेत किसी इलाके में घुसने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। इस सारे मामले पर अरब, खुसूसन मुसलमान मुल्कों की खामोशी इस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तमाम मुल्क इसराइल को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, लेकिन कोई ज़ुबानी कलामी मुजम्मत और बयानात से आगे बढ़कर सियोनी रियासत का रास्ता रोकने की जुर्रत नहीं कर रहा। ईरान ने भी इसराइल को अभी तक बराह रास्त किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन लगता है कि ईरान और इसराइल के दरमियान शाम में मैदान लगने वाला है, क्योंकि ईरान की तमाम तर जंगी तैयारियां मुकम्मल हैं और अब ईरान से इस किस्म के इशारे मिलने शुरू हो गए हैं कि बदमस्त सियोनी रियासत को लगाम डालने की मंसूबाबंदी कर रहा है। हालांकि इस वक्त होना ये चाहिए था कि सऊदी अरब, UAE, कतर, उर्दन, मिस्र, लीबिया और तुर्किया समेत तमाम मुल्कों को शाम की नई हुकूमत के साथ खड़ा होना चाहिए था और उसकी मदद करनी चाहिए थी, ताकि वो इसराइली जलगार का मुकाबला कर सके। लेकिन अभी तक किसी ने इतनी हिम्मत नहीं की। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने इसराइल को ललकारते हुए कहा है कि अमेरिका, सियोनी हुकूमत और उसके हवारियों का ख्याल है कि हमारी मुज़ाहमत ख़त्म हो जाएगी, तो ये महज उनकी खाम ख्याली है। आयतुल्लाह खामनई ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि मुज़ाहमत और मुज़ाहमती तंजीमें हरगिज़ ख़त्म नहीं, बल्कि खित्ते से इसराइल के नापाक वजूद का खात्मा हो। उन्होंने तेहरान में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सियोनी हुकूमत समझती है कि वो शाम के रास्ते हिजबुल्लाह को घेरने की तैयारी कर रही है, लेकिन जिसका कलाकामा किया जाएगा वो इसराइल है।
नाजरीन, ईरानी सुप्रीम लीडर के इस बयान ने इसराइल में खलबली मचा दी। मगरबी तज्जियाकारों का कहना है कि क्रिसमस के आसपास ईरान इसराइल पर फाइनल हमला कर सकता है। देखते हैं जंग छिड़ती है या मामला टल जाएगा। दोस्तों, अब जिक्र करते हैं यूक्रेन और रूस के दरमियान होने वाली जंग का, जिसमें शिद्दत आ गई है। यूक्रेनी इंटेलिजेंस ने गुज़श्ता शब रूस की मुसल्लह अफवाज के आला अहदेदार और जनरल रैंक के अफसर को मास्को में घुसकर मौत के घाट उतार दिया। जिस जनरल को कत्ल किया गया वो कोई मामूली शख्सियत नहीं, बल्कि रूस की न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल डिफेंस फौज यानी NBC के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल इगोर कैरिलोव थे। वो गुज़श्ता रात एक रिहायशी इमारत के बाहर खड़े थे जब अचानक एक स्कूटर में नस्ब बम धमाके से फट गया। इस हमले में जनरल इगोर कैरिलोव मौके पर ही जान से चले गए। यूक्रेन ने सरकारी सतह पर इस कत्ल की ना तो जिम्मेदारी कबूल की है, ना ही ये दावा किया है कि उन्होंने जनरल कैरिलोव को ठिकाने लगाया। अलबत्ता यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस SBU की अहम शख्सियत ने फॉक्स और BBC से गुफ्तगू में तस्दीक की कि जनरल कैरिलोव ही हमारा हदफ थे। वो चूंकि यूक्रेन में जंगी जुराइम में मुलव्वस थे, इसलिए उन्हें निशाना बनाया गया। रूसी जनरल की हिलाकत के बाद SBU ने टेलीग्राम पर कहा था कि जनरल कैरिलोव कीमियाई हथियारों के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल के जिम्मेदार थे, इसलिए उन्हें रास्ते से हटाया। दोस्तों, यूक्रेनी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने ये वारदात रूस के मुकामी अफराद को इस्तेमाल करके अंजाम दी। रूसी एजेंटों ने हमले के लिए इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल इस्तेमाल की। इसमें बैटरी की जगह धमाका खेज मवाद नस्ब करके उसे जनरल इगोर कैरिलोव की रिहाइशगाह के बाहर खड़ा कर दिया। दरअसल जनरल कैरिलोव की आदत थी कि वो बिल्डिंग से बाहर निकलकर वॉक पर जाने से पहले कुछ देर इमारत के बाहर खड़े रहते थे। कभी कभार वहां सिगरेट नोशी भी करते थे। चुनाचे रेकी करने वालों के लिए ये बेहतरीन मौका था और उन्होंने इसका फायदा उठाते हुए मोटरसाइकिल ऐन उसी मुकाम पर खड़ी कर दी। जैसे जनरल इगोर कैरिलोव बिल्डिंग से बाहर निकले, स्कूटर धमाके से फट गए। रूसी मीडिया की जानिब से नशर की जाने वाली तस्वीरों और वीडियोस में देखा जा सकता है कि इमारत के दाखिली रास्ते को इस धमाके में शदीद नुकसान पहुंचा। दीवारों पर जलने के निशानात मौजूद थे, जबकि उसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि अतराफ की बिल्डिंग्स की खिड़कियां भी उड़ गईं। नाजरीन, रूस की न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल डिफेंस फौज NBC के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल इगोर कैरिलोव पर तवातर से ये इल्ज़ाम लगाया जाता रहा कि वो यूक्रेन में कीमियाई हथियार इस्तेमाल करने के मुर्तकिब थे। यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विसेज का दावा है कि जनरल कैरिलोव की क़ियादत में रूस ने तकरीबन 5000 मरतबा यूक्रेन पर कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल किया, लेकिन मास्को ने इस इल्ज़ाम की सख्ती से तरदीद करता रहा। रूसी वज़ीर ख़ारजा कई मरतबा आलमी फोरम्स पर ये बात कह चुके हैं कि हमने यूक्रेन में भी कभी कीमियाई हथियार इस्तेमाल नहीं किए। नाज़रीन, जनरल इगोर कैरिलोव ने रूस की फ़ौज में मुख्तलिफ ओहदों पर खिदमात सरअंजाम दी और वो रेडिएशन, केमिकल और बायोलॉजिकल दिफाई दस्तों के डायरेक्टोरेट के सरबराह रहे। सन 2017 में वो NBC के सरबराह मुकर्रर हुए थे। जनरल कैरिलोव की मौत एक ऐसे वक्त में हुई है जब एक हफ्ता पहले ही रूस में असलहे के एक माहिर मिखाइल शास्की को मास्को में उनके घर के करीब गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। हैरानकुन तौर पर मिखाइल शास्की और जनरल इगोर कैरिलोव दोनों के कत्ल पर रूस की जानिब से लबकुशाई नहीं की गई। रूस ने ना तो कत्ल की जिम्मेदारी किसी पर आयद की है, ना ही यूक्रेन को संगीन नताइज भुगतने की धमकी दी है। हालांकि पिछले हफ्ते यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया था कि रूसी असलहे के माहिर मिखाइल शास्की को यूक्रेन के इंटेलिजेंस सर्विस ने कत्ल किया था। नाजरीन, रूस के लिए जनरल इगोर कैरिलोव की मौत बड़ा दचका करार दी जा रही है। रूस को अब अंदाजा हो गया है कि अमरीकी आशीर्वाद से यूक्रेनी इंटेलिजेंस मास्को में घुसकर इसके टॉप जनरल को भी निशाना बना सकती है। वैसे इस सारे मामले पर रूसी खामोशी किसी बड़े तूफान का पेशे ख़ैमा लगती है, क्योंकि अब रूस का जवाब इस कदर शदीद होगा कि न सिर्फ यूक्रेन बल्कि अमेरिका और यूरोप से भी चीखें बुलंद होंगी। इन हालात में लगता है कि ट्रंप के व्हाइट हाउस पहुंचने के बाद जंग खत्म होने की बजाय दुनिया तीसरी आलमी जंग की लपेट में आ जाएगी और खुदा न खास्ता ऐसा हुआ तो फिर कोई नहीं बचेगा और शायद साल 2025 से मुतल्लिक बाबा वांगा की एक और पेशगोई दुरुस्त साबित हो जाए।